नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके मास्टर में, जहां मिलती है आपको सबसे भरोसेमंद और लेटेस्ट करंट अफेयर की जानकारी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर की क्लास। यहाँ आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, वीकली और मंथली रिवीजन, एमसीक्यूज और क्विज भी मिलेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, recently which country has approved Coartem baby, a malaria treatment drug for newborn and young children? हाल ही में किस देश ने नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया उपचार की दवा कोआर्टेम बेबी को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए जापान, बी जर्मनी, सी इटली, डी स्विट्जरलैंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की नियामक संस्था स्विस मेडिक ने कोआर्टेम बेबी को मंजूरी दी है। यह दुनिया की पहली मलेरिया की दवा है जो खास तौर पर नवजात और छोटे बच्चों को जो कि 2.5 किलोग्राम वजन वाले के लिए बनाई गई है। पहले 4.5 किलो से कम वजन वाले बच्चों के लिए कोई विशेष मलेरिया दवा नहीं थी। उन्हें बड़े बच्चों की दवा दी जाती थी, जो कि सही नहीं था। ये दवाई कैसे काम करती है? यह चेरी फ्लेवर्ड है और आसानी से दूध में घोलकर दी जा सकती है। इसमें आर्टेमेथर और ल्यूमेफेंट्रिन दो दवाई का संगम है जो मलेरिया को ठीक करती है। ये मेडिसिन किसने बनाया है? यह दवा नोवार्टिस और मेडिसिन फॉर मलेरिया वेंचर की साझेदारी से तैयार की गई है और स्विट्जरलैंड ने इसे मंजूरी दी है। नोवार्टिस इज स्विस मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी है जो कि 1996 में बनी थी और मलेरिया की दवाइयाँ, जिन्हें मलेरिया रोधी दवाइयाँ भी कहा जाता है, दवाओं का एक वर्ग है जिसका उपयोग मलेरिया की रोकथाम या उपचार के लिए किया जाता है। मलेरिया फ्लाइमोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक रोग है जो मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। जर्मनी, इटली या जापान में नहीं है। अब यह दवा खासकर अफ्रीका के उन देशों में पहुंच सकती है जहां मलेरिया से सबसे ज्यादा जनहानि होती है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। Where has Union Agriculture Minister श्री शिवराज सिंह चौहान announced a cotton meeting on July 11? केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 जुलाई को कहा कपास की मीटिंग की घोषणा की है। ए कोयम्बतूर, बी न्यू दिल्ली, सी भोपाल या डी चेन्नई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोयम्बतूर। कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक विशेष कपास बैठक बुलाने की घोषणा की है जो 11 जुलाई 2025 को तमिलनाडु के कोयम्बतूर में आयोजित होगी। ये बैठक क्यों जरूरी है? भारत में कपास की उपज में गिरावट दिख रही है और हाल फिलहाल इसका एक बड़ा कारण है टीएसवी यानी कि टोबैको स्ट्राइक वायरस संक्रमण है। मंत्री चौहान ने किसानों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए नए बीज, टिकाऊ तकनीकों और लागत नियंत्रित उपाय पर चर्चा की जरूरत बताई है। बैठक की स्थिति है दिनांक 11 जुलाई 2025 है, जो कि शुक्रवार आ रहा है। इसका स्थान है कोयम्बतूर, जो कि तमिलनाडु में है। यह बैठक कपास उत्पादन से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने के लिए केंद्रित रूप से बुलाई गई है। कृषि मंत्री ने किसानों को टोल फ्री नंबर 1800 180 1551 या फिर ईमेल के माध्यम से सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया है। उनका कहना है कि सुझाव नीति निर्धारण में गंभीरता से लिए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द चीफ मिनिस्टर सेहत योजना? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान या डी आसाम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। मुख्यमंत्री सेहत योजना, पंजाब सरकार ने यह योजना हाल ही में शुरू की है। यह योजना 8 जुलाई 2025 को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान और एएपी यानी कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में शुरू की गई है। पंजाब राज्य के हर परिवार को करीब 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज सालाना मुफ्त मिलेगा। 2 अक्टूबर 2025 से हेल्थ कार्ड जारी होंगे।
सरकारी और निजी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ये कार्ड कैशलेस इलाज के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Recently, BMW Group has in India has appointed whom as its new president and chief executive officer। हाल ही में BMW ग्रुप ने इंडिया में किसको अपना नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए हरदीप सिंह बरार, बी लीना नायर, सी पराग अग्रवाल या डी संदीप कटारिया। इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरदीप सिंह बरार। BMW ग्रुप इंडिया ने हाल ही में हरदीप सिंह बरार को अपना नया प्रेसिडेंट और सीईओ नियुक्त किया है, जो 1 सितंबर 2025 से इस पद पर कार्यभार संभालेंगे। यह विक्रम पावाह की जगह लेंगे, जो अब BMW ग्रुप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सीईओ बनेंगे। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हरदीप का अनुभव 30 साल से भी ज्यादा का है। मारुति सुजुकी, वोक्सवैगन, जनरल मोटर, निसान, किया जैसे बड़े ब्रांड्स में नियुक्त किया है। हाल के समय में किया इंडिया के सेल्स एवं मार्केटिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। BMW ने क्या कहा? बताते हैं कि भारत इनके प्रमुख बाजारों में से एक है। हरदीप का अनुभव इसे और मजबूत बनाएगा। BMW ग्रुप इंडिया ने हरदीप सिंह बरार को नया प्रेसिडेंट एंड सीईओ नियुक्त किया, जो 1 सितंबर 2025 से विक्रम पावा की जगह लेंगे। वैसे BMW का फुल फॉर्म क्या है, आप सब लोग कमेंट में बताओ। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 9 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 10 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई या डी 12 जुलाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 जुलाई। ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि दुनिया को यह याद दिलाना है हमें स्वच्छ, सुरक्षित और स्वतंत्र ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर होना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर आदि। यह दिन खास तौर पर यह समझाने के लिए है कि हमें तेल, गैस और कोयले जैसी सीमित और प्रदूषण फैलाने वाली ऊर्जा पर कम निर्भर रहना चाहिए। यह दिन डॉक्टर एडविन एल ड्रेक के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने अमेरिका में पहली बार तेल की खोज की थी। लेकिन अब इस दिन का मकसद ग्रीन एनर्जी और एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। हर साल 10 जुलाई को ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, ताकि लोग साफ और हरित ऊर्जा की ओर बढ़े। ठीक है, अभी देखते हैं स्टैटिक जीके। क्वेश्चन नंबर 6 स्टैटिक जीके का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ रिड्यूस इनइक्वालिटी? निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? ए टैक्सेशन, बी लैंड रिफॉर्म, सी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम या डी लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन का मतलब है सरकार द्वारा नियम कानून कम करके निजी कंपनियों को ज्यादा आजादी देना। इससे अमीरों को अधिक अवसर मिलते हैं और गरीबों को कम, जिससे असमानता बढ़ जाती है। जबकि टैक्सेशन यानी कि कर प्रणाली अमीरों से ज्यादा टैक्स लेकर गरीबों की मदद करता है। लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार जमीन का समान वितरण करता है। और तीसरा था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम यानी कि गरीबों को बुनियादी जरूरत जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि उपलब्ध कराता है। इसलिए लिबरलाइजेशन असमानता कम करने का उपाय नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। When was the स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना started? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कब हुआ था? ए अप्रैल 1995, बी अप्रैल 1997, सी अप्रैल 1999 या डी जुलाई 2001।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY की शुरुआत भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1999 को की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण गरीबों को स्वावलंबी बनाना, ताकि वे खुद रोजगार शुरू कर सके और गरीबी से बाहर निकल सके। गरीब परिवारों को BPL, जो जिसका फुल फॉर्म है बिलो पॉवर्टी लेवल, को स्वरोजगार के अवसर देना, उन्हें स्व सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs के जरिए संगठन करना, बैंक से लोन दिलाना और सरकारी सब्सिडी देना, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और विपणन यानी कि मार्केटिंग में मदद करना। इस योजना को बाद में 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में मिला दिया गया था। ठीक है। एक ऐसी SGSY एक ऐसी योजना थी जो गांव के गरीबों को स्वरोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम थी। इसकी शुरुआत अप्रैल 1999 में हुई थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1999। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज नॉट रिलेटेड टू द रिवोल्ट ऑफ द ईयर 1857? निम्नलिखित में से किसका नाम वर्ष 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी तात्या टोपे या डी खुदीराम बोस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खुदीराम बोस। भारत में सन 1857 की क्रांति, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था, जिसमें कई भारतीय वीरों ने हिस्सा लिया था। 1857 की क्रांति से जुड़े प्रमुख नाम थे जैसे कि मंगल पांडे। वे 1857 की क्रांति के प्रथम विद्रोही सैनिक माने जाते हैं। उन्होंने बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में अंग्रेज सेना के खिलाफ विद्रोह किया था। और दूसरा ऑप्शन था रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से युद्ध किया था। उनका प्रसिद्ध नारा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और तीसरा ऑप्शन था हमारा तात्या टोपे, जो कि पेशवा नाना साहिब के सेनापति थे और कई जगहों पर ब्रिटिश सेना से युद्ध किया था। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाई थी। अब बात करते हैं खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस 1857 की क्रांति से जुड़े नहीं थे। वे एक क्रांतिकारी थे, लेकिन उनका संघर्ष 20वीं शताब्दी यानी कि 1908 में था। उन्होंने ब्रिटिश जज किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। उन्हें मात्र 18 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ा दिया गया था और भारत के सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 कितने प्रकार के संबोधन की व्यवस्था करता है? A2, B3, C4 या D5? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B3। अनुच्छेद 368 यानी कि आर्टिकल 368 भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। संविधान संशोधन के 3 प्रकार होते हैं। भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार की संशोधन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई है। सरल प्रक्रिया, सिंपल मेजोरिटी। इस प्रकार के संशोधन सामान्य विधायकों की तरह पास होते हैं। इन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं रखा जाता। उदाहरण के तौर पर राज्य पुनर्गठन, संसद की सीटों की संख्या में बदलाव आदि इत्यादि। ठीक है, तो सेकंड था विशेष बहुमत से संशोधन यानी कि बाय स्पेशल मेजोरिटी। यह संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। इसमें संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों का 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत और कुल सदस्यों का 50% से अधिक बहुमत जरूरी होता है। उदाहरण, मौलिक अधिकारों से संबंधित संशोधन। और तीसरा आता है विशेष बहुमत, राज्यों की सहमति, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। यह सबसे कठिन संशोधन प्रक्रिया है। इसमें संसद में विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है। उदाहरण के तौर पर संघ राज्य संबंध, न्यायपालिका की शक्तियां, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया आदि इत्यादि। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द फर्स्ट ट्राइबल लीडर टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द महात्मा गांधी एंड हिज आइडिया वाज?
महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ए. अल्लूरी सीतारामा राजू, बी. जोडानंग, सी. जब्बर बापा या डी. बिरसा मुंडा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब्बर बापा। जब्बर बापा कौन थे? जब्बर बापा एक प्रसिद्ध आदिवासी नेता थे। वे गुजरात के डांग क्षेत्र के एक आदिवासी समुदाय से संबंध रखते थे। उन्हें आदिवासियों के गांधी के रूप में भी जाना जाता है। जब्बर बाबा महात्मा गांधी के विचारों जैसे सत्याग्रह, अहिंसा, स्वदेशी और सामाजिक सुधार से बेहद प्रभावित हुए थे। उन्होंने आदिवासियों को शराब छोड़ने, सफाई रखने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने आदिवासियों के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन पर जोर दिया था। आदिवासी समाज को सामाजिक बुराइयों से निकालने का काम किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए था ना, अल्लूरी सीताराम राजू। उन्होंने 1920 के दशक में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंसक विद्रोह किया था, गांधी जी के अहिंसक विचारों के विपरीत। और ऑप्शन नंबर बी था जोरा नांग। यह नागालैंड क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन गांधी जी से प्रभावित होने के प्रमाण कम है। उन्होंने 1890 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। वह गांधी जी के जन्म से पहले ही शहीद हो गए थे, इसलिए उनके विचारों से प्रभावित नहीं हो सकते थे बिरसा मुंडा जी। ठीक है, जब्बर बापा महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होने वाले पहले जनजाति नेता थे, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जब्बर बापा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की डेली करंट अफेयर की क्लास जीके मास्टर पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए जीके मास्टर के साथ। जय हिंद।